Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So these days marriages are becoming more and more complicated. So marriage के बाद बहुत conflicts हो रहे हैं between the husband and wife, and इन conflicts की वजह से both the husband and wife they are unhappy, and तभी आप देखेंगे बहुत divorces भी हो रहे हैं इन दिनों. So आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन अ लॉट ऑफ डिटेल द मोस्ट कॉमन रीजंस जिनकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बिटवीन दी हस्बैंड एंड वाइफ, एंड इन रीजंस के साथ साथ मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूं. एंड इन सॉल्यूशंस को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये. ज़रूर इस वीडियो को आप एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप्स पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलिवेंट इन दी करंट टाइम्स. एंड अपने फीडबैक को आप ज़रूर प्रोवाइड करें इन दी कमेंट सेक्शन. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला रीज़न यहाँ पर रहेगा वेडिंग फंक्शन. तो एक दिन एक रात का जो वेडिंग फंक्शन होता है, दैट वेडिंग फंक्शन इज़ बिकमिंग द बेस फॉर अ लॉट ऑफ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स. बिकॉज वेडिंग तो हो जाती है, वेडिंग का फंक्शन हो जाता है, उसके बाद शुरू होती है एनालिसिस. तो उसके बाद कुछ रिलेटिव्स बोलते हैं कि हमारी तो इज़्ज़त नहीं हुई. कोई रिलेटिव ऐसे होते हैं जो खाना खाए बिना वापस चले जाते हैं. कोई रिलेटिव कहते हैं हमारी तो मिलनी नहीं हुई. लड़की वाले भी खुश नहीं होते हैं किसी केस में लड़के वाले खुश नहीं होते हैं. कोई रिलेटिव कहते हैं हमें तो सोने का सिक्का नहीं मिला, चांदी का सिक्का नहीं मिला. तो इस तरह सम ऑफ द रिलेटिव्स आर अनहैप्पी आफ्टर द मैरिज, आफ्टर द वेडिंग फंक्शन. एंड ये चीज़ सटली जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनको भी कम्युनिकेट की जाती है. एंड फिर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि अच्छा तुम्हारे फादर ने तो ये नहीं किया, तो तुम्हारी तरफ से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. तो अगेन दिस इज़ लीडिंग टू लॉट ऑफ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स. अब इसके मैं आपको दो सोल्यूशन बताऊंगा यहाँ पर. पहला सोल्यूशन रहेगा, देखिए आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आप एक दूसरे से इस पीछे बिल्कुल भी डिस्कशन मत करें. बाकी अपने रिलेटिव्स को आप कुछ भी कंप्लेन करने दें. यू डू नॉट टेक साइड्स. आप ये मत सोचें कि आपको लड़के को ये नहीं सोचना है कि मुझे तो अपने पेरेंट्स को डिफेंड करना है, ना ही लड़की को ऐसा सोचना है कि नहीं मुझे तो अपने पेरेंट्स को डिफेंड करना है. नहीं, आप दोनों के लिए ही फंक्शन था. वो जो वेडिंग फंक्शन था दैट वाज फॉर योर हैप्पीनेस. तो अगर आपको वेडिंग फंक्शन में जो हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप दोनों को फंक्शन में मज़ा आया, वेरी गुड. अगर आपको फंक्शन में मज़ा नहीं आया, स्टिल यू डू नॉट नीड टू गेट वरीड, बिकॉज आपकी 40, 50, 60, 70 साल की शादी में दैट वॉज जस्ट वन स्मॉल इवेंट. उसको आप इतना बड़ा इवेंट मत समझें. जो आपकी शादी की फ़ोटोग्राफ्स हैं उनको आप देखें और इन्जॉय करें. बिल्कुल भी इस पीछे लड़ाई मत करें कि अच्छा हमारे तो रिलेटिव्स की खातिरदारी अच्छे से नहीं हुई. ये था पहला सोल्यूशन. दूसरा सोल्यूशन रहेगा, आप वेडिंग फंक्शन के तुरंत बाद हनीमून पर चले जाएं. बिकॉज़ होता क्या है, शादी के बाद पहले 2-3 दिन बहुत रिलेटिव्स की गैदरिंग रहती है. तो रिलेटिव्स कहते हैं कि हमें तो बहू से मिलना है, बहू को देखना है. एंड उसके बाद रिलेटिव्स फिर एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा वो जो इवेंट हुआ उसके अंदर किसकी खातिरदारी हुई, किसकी नहीं हुई. एंड अगेन फिर जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके पास भी ये बात पहुंच जाती है कि अच्छा कोई ना कोई रिश्तेदार तो बिना खाना खाए वापस चले गए, कोई ना कोई रिश्तेदार तो अनहैप्पी हैं. तो आपको क्या करना है, आप वेडिंग फंक्शन के तुरंत बाद हनीमून पर चले जाएं. तो जब आप 4, 5, 6 दिन के हनीमून के बाद वापस आएंगे तो तब तक तो सारे रिश्तेदार अपने घर जा चुके होंगे. एंड आपके घर पर सिर्फ जो घर पर रहते हैं मेंबर्स सिर्फ वो ही होंगे, राइट. तो आप शायद उन कॉन्फ्लिक्ट्स में फिर नहीं पड़ेंगे, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को आप अवॉइड कर पाएंगे. तो जब तक आप वापस आएंगे 4, 5, 6 दिन में, तब तक सारा मामला सेटल हो चुका होगा. तो ये था सोल्यूशन नंबर 2. तो पहला रीज़न हमने डिस्कस किया वेडिंग फंक्शन, जिसकी वजह से बहुत मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं. सेकेंड रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा रीति रिवाज. तो शादी के बाद जो पहला फेस्टिवल होता है
पहली होली, पहली दिवाली, पहली तीज, पहली लोहड़ी, तो उस दिन सेलिब्रेशन होने की बजाय बहुत घरों में उस दिन होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, उस दिन होता है कन्फ्यूजन। तो लड़की वाले लड़के वाले दोनों अपने अपने रीति रिवाज बताते हैं एक दूसरे को, पूरा कन्फ्यूजन रहता है। सब ये चाहते हैं कि हमारे रीति रिवाज ही फॉलो होने वाले हैं। लड़के वालों को थोड़ा ये उन्हें रिग्रेट रहता है कि लड़की वालों की तरफ से कम सामान आया, लड़की के फादर ने तो इतना ही सामान भेजा और ज़्यादा सामान आना चाहिए था। एंड अगेन जो हस्बैंड वाइफ हैं फिर वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इस लड़ाई में, एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा। देखिए, आप दोनों हस्बैंड वाइफ घर वालों को अपने ये बताइए कि देखिए, हम तो फेस्टिवल के दिन जा रहे हैं बाहर घूमने, आप लोग तो हर फेस्टिवल पे कलेश करते हैं घर में, हम तो भाई होली आने वाली है, होली के दिन हम तो बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम घर पर रहें आप तो बस अपने फॉर्मूले लगाते रहेंगे, आप तो कलेश करवाएंगे हमारे बीच में, हम तो जा रहे हैं। एंड आप दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, ये माइंडसेट रखना है कि देखिए, आपकी तो एक्चुअली पहली होली है वो, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आपको तो बस इन्जॉयमेंट पे ध्यान रखना है, आपको पूरा आनंद लेना है उस फेस्टिवल का, आपको अच्छे से इन्जॉय करना है साथ में। आप किसी भी तरह के फॉर्मूले में, किसी भी तरह के लॉजिक में मत फंसें। एंड स्पेशली हस्बैंड्स को मैं यहाँ पर यह बताना चाहूँगा, देखिए, इट डज़ नॉट मैटर अगर आपकी वाइफ के घर से कुछ कम सामान आया, कुछ नहीं आया, इट डज़ नॉट मैटर। आपकी मदर अगर आपको बोलती है कि बेटा तुम्हारी वाइफ के घर से तो ये सामान नहीं आया, आप बोलिए मम्मी मैं ले आता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मम्मी, मैं ही ले आता हूँ, आप दुखी मत होइए, राइट। तो बिल्कुल भी आप कॉन्फ्लिक्ट्स में बिल्कुल मत पड़ें। ये था सेकेंड रीज़न फॉर मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, रीति रिवाज। थर्ड रीज़न इज़ इनफिडेलिटी। सो पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इन इंडिया द डाइवोर्स रेट ड्यू टू इनफिडेलिटी इज़ वेरी वेरी लेस, और बाकी बहुत रीजंस हैं जिस वजह से डिवोर्स हो रहे हैं। इनफिडेलिटी इज़ द रीज़न फॉर वेरी लेस नंबर ऑफ डिवोर्सेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बट कुछ स्पाउसेस होते हैं जो अपने पार्टनर्स को बहुत चिढ़ाते हैं, एंड ये काम हस्बैंड्स भी कर रहे हैं, ये काम वाइफ्स भी कर रही हैं। तो वो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं कि अरे मेरे ऑफिस में तो कोई है, ही और शी वॉज हिटिंग ऑन मी, या इस तरह कुछ ना कुछ चिढ़ाते रहते हैं अपने स्पाउस को। एंड वो जो स्पाउस हैं जिन्हें चिढ़ाया जा रहा है, फिर उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है, उनके दिमाग में एक तरह का डर बैठ जाता है। तो इवन इफ द स्पाउस हु वॉज चिढ़ाइंग द अदर स्पाउस, इवन इफ दैट स्पाउस इज़ नॉट डूइंग इनफिडेलिटी, दूसरे स्पाउस के मन में अब डर बैठ चुका है कि मेरा स्पाउस अब मेरे साथ चीटिंग कर सकता है। तो अगेन दैट लीड्स टू लॉट ऑफ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड इनफिडेलिटी ना करते हुए भी इनफिडेलिटी की वजह से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो यहाँ पर मैं आपको ये सोल्यूशन बताना चाहूँगा, देखिए, आप अपने स्पाउस के साथ इनफिडेलिटी वाला मजाक बिल्कुल भी मत करें। आप मैरिज के बाद ही अपने स्पाउस के साथ एक प्रॉमिस करें कि आप इनफिडेलिटी वाला मजाक कभी नहीं करेंगे। आप और किसी तरह का मजाक कर सकते हैं, इनफिडेलिटी वाला मजाक बिल्कुल मत करें, बिकॉज सी इनफिडेलिटी इज़ द बिगेस्ट जुर्म दैट यू कैन डू इन योर मैरिज। अगर आप इनफिडेलिटी करते हैं उसके बाद दैट मैरिज कैन नॉट बी करेक्टेड एट ऑल, उसके बाद तो उस मैरिज में डिवोर्स ही हो जाता है व्हेन वन पार्टनर डज इनफिडेलिटी। तो मैं आपको एक एक्सट्रीम केस अगर बताऊं, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ 100 लोगों के सामने एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं तब भी उस मैरिज को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप में से कोई भी स्पाउस इनफिडेलिटी करता है देन दैट मैरिज कैन नॉट बी सेव्ड, राइट। तो अगर ये इतना सीरियस चीज़ है तो इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल मजाक मत करें विद योर स्पाउस। तो ये था थर्ड रीज़न फॉर मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, इनफिडेलिटी और चिढ़ाइंग योर स्पाउस अबाउट इनफिडेलिटी। चौथा रीज़न इज़ इंस्टाग्राम। तो बहुत कपल्स ऐसा करते हैं कि मैरिज के बाद दे स्टार्ट पोस्टिंग अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो वो इस तरह की पोस्ट डालते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कि ये हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी है, ये हमारी 2 मंथ एनिवर्सरी है, माई बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, बेस्ट वाइफी इन द वर्ल्ड, ये मुझे गिफ्ट मिले, ये हमारे ट्रैवल वीलॉग्स हैं, राइट। तो अब होता क्या है, जब आप इतनी इंटीमेट डिटेल्स शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर,
दैट विल ऐड अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस टू यू। तो जब आप ट्रैवल पर भी हैं, हमेशा आपके मन में एक स्ट्रेस रहता है कि अब मुझे परफेक्ट पिक्चर खींचनी है, मेरे कपड़े ठीक होने चाहिए, मेरा मेकअप ठीक होना चाहिए, मेरी फ़ोटो एकदम परफेक्ट पोस्चर में आनी चाहिए। तो देखिए, जनरल लाइफ में तो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस होते ही हैं। जब आप वेकेशन पे थे तब भी आप पूरा टाइम स्ट्रेस ही फील करने वाले हैं। एंड उसके बाद जब आप आ भी जाते हैं, आपने पोस्ट कर दिया है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, उसके बाद भी आपके दिमाग में स्ट्रेस रहता है कि कितनी लाइक्स आई मेरे पोस्ट पर, राइट। तो उसका स्ट्रेस और ज़्यादा होता है। एंड उसके बाद फिर दोनों स्पाउस लॉजिक लगाने लगते हैं कि अच्छा, ये वाइफ बोलती है कि ये मेरे हस्बैंड ने ना मेरी अच्छे से फ़ोटो नहीं खींची, इसीलिए इस फ़ोटो पर कम लाइक आए हैं इंस्टाग्राम पर। या फिर वो सोचती हैं कि अरे, ये जो मेरी फ़ोटो है विद माय हस्बैंड, उस पर तो बहुत कम लाइक आए हैं, मतलब हम दोनों साथ में जचते नहीं हैं, हम दोनों साथ में अच्छे नहीं लगते हैं, मेरे हस्बैंड को पतला हो जाना चाहिए, मेरे हस्बैंड को गोरा हो जाना चाहिए। तो इस तरह अगेन इट लीड्स टू लॉट ऑफ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। सो एज अ सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप वेकेशन पे जाते हैं, जो भी आप पिक्चर्स लेते हैं, टेक देम फॉर योर सेल्फ ओनली। डू नॉट टेक देम जस्ट टू पोस्ट देम ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। आप बाकी लोगों के लिए ट्रैवल करने मत जाएं, आप खुद के लिए ट्रैवल करने के लिए जाएं। एंड आप अगली वेकेशन पे ट्राई करें इस तरह का माइंडसेट रखना, एंड आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल वेकेशन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। इफ़ यू थिंक व्हाट आई एम सेइंग इज़ इनकरेक्ट, इट विल नॉट वर्क, try this once in one of your vacations and you will see lot of difference in how you are able to enjoy on that vacation। तो ये था रीज़न नंबर 4, इंस्टाग्राम। आगे बढ़ते हुए रीज़न नंबर 5, शादी के बाद रिलेटिव्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्पेशली अगर मैं हस्बैंड्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो हो सकता है जो लड़का जो अब हस्बैंड बन चुका है, हो सकता है शादी के पहले तो वो हफ्ते में एक बार अपने घर फ़ोन लगाता था, 5 मिनट बात होती थी, 1 मिनट पापा से बात होती थी, 4 मिनट मम्मी से बात होती थी, दैट्स इट। अब शादी के बाद लेकिन उस लड़के को डेली कॉल आते हैं घर से, 2 घंटे के कॉल आते हैं, पापा कॉल करते हैं कि बेटा तुम इस तरह अपनी वाइफ को मुट्ठी में करो, मैंने तो अपनी वाइफ को, तुम्हारी मम्मी को शुरू से मुट्ठी में करके रखा था। तो इस तरह पीछे से जैसे बॉक्सर्स को बोला जाता है ना, कम ऑन लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, दोनों हस्बैंड वाइफ को कॉल आते हैं घर से कि भाई दूसरे को कंट्रोल करना है। एंड अगेन दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो एज अ सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा एंड एड्रेसिंग द हस्बैंड एंड वाइफ कि देखिए, आप दोनों अगर आप अलग शहर में रह रहे हैं तभी आपके पास इतने कॉल्स आते हैं, तो आप खुद अपनी लाइफ मैनेज करें। बहुत ज़्यादा कॉल्स पर आप डिटेल्स मत बताएं। तो खाने की डिटेल्स बहुत ज़्यादा शेयर होती हैं, राइट। तो आप जैसे भी खाना मैनेज करें, आप ज़ोमैटो से मंगवाएं, स्विगी से मंगवाएं, मेड से बनवाएं, भूखे रहें, मैगी खाएं, लेकिन आप अपने घर पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स मत शेयर करें। बिकॉज हो क्या रहा है, लड़के अपनी मम्मी को बताते हैं कि मम्मी ये मेरी वाइफ को तो बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता है, मुझे तो ढंग से खाना ही नहीं मिल रहा है, जो भी मेरी पसंद की चीज़ें हैं वो तो ये बना नहीं पाती है। अच्छा, जो वाइफ है वो भी अपनी मम्मी से बात करती हैं कि मम्मी ये आपने किससे शादी करवा दी, ये मेरा जो हस्बैंड है वो तो मुझे एज अ मेड ले आया है, बस मुझे तो कुकी समझ लिया इसने, ये तो मेरी जो भी रूटीन है उसको समझता ही नहीं है। तो अगेन उतनी आप डिस्कशन घर पर ना करें, आप दोनों खुद अपने आप मैनेज करने की कोशिश करें अपनी लाइफ। बिकॉज जितना ज़्यादा आप डिस्कशन करेंगे अपने घर वालों से, उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने वाला है। बिकॉज बहुत कम ऐसे आपके एल्डर्स होते हैं जो आपको बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे, वरना जनरली आपको इसी तरह की एडवाइस मिलेगी कि दूसरे स्पाउस को कंट्रोल कर लो, उसको दबा लो, उसको डोमिनेट कर लो, राइट। तो एंड थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस भी रखें फ्रॉम योर स्पाउस। बिकॉज कुछ साल पहले या काफ़ी साल पहले ऐसा होता था कि शादी के बाद हस्बैंड का काम है बस पैसे कमाना एंड वाइफ का काम है बस खाना बनाना, राइट। अब वैसा नहीं है, अब लड़कियां भी अर्न करती हैं। तो आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ट्राई टू बी एन इक्वल पार्टनर, राइट। इक्वल पार्टनर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपकी लाइफ में आई वुड से 80% मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म, राइट। इक्वल पार्टनर बनने की कोशिश करें। एंड अगर आप इक्वल पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं विद योर स्पाउस, तो आप बहुत ग्रो कर सकते हैं इन योर लाइफ। देयर इज़ नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन ग्रो। ज़रूर इस पॉइंट को रियलाइज़ करें। तो ये था रीज़न नंबर 5, तो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलेटिव्स आफ्टर मैरिज। पॉइंट नंबर 6, हाउस वार्मिंग पार्टीज़।
स्पेशली जो कपल्स, जो हस्बैंड एंड वाइफ दूसरे शहर में रहते हैं, किसी बड़े शहर में रहते हैं, फॉर एग्जांपल गुड़गांव में रहते हैं, एंड बहुत कपल्स इस तरह बड़ी सिटीज़ में रहते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन दीज बिग सिटीज़। तो जो भी कपल्स बड़ी सिटी में रहते हैं, तो ऑफ कोर्स आफ्टर दे गेट मैरिड दे मूव टू अ न्यू रेंटल प्लेस, एक नया रेंटल एकोमोडेशन लेते हैं वो लोग। अब वो लोग वहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं हाउस वार्मिंग पार्टीज़, मल्टीपल हाउस वार्मिंग पार्टीज़। एक हाउस वार्मिंग पार्टी हो रही है कलीग्स के साथ, एक हो रही है फ्रेंड्स के साथ, एक हो रही है रिलेटिव्स के साथ, लड़के के रिलेटिव्स के साथ अलग, लड़की के रिलेटिव्स के साथ अलग। अपने सब रिलेटिव्स को वो ये बोल देते हैं कि जो भी गुड़गांव आएगा भाई अब से हमारे घर पे ही रहना है। रेट अब होता क्या है, अब आपने हाउस वार्मिंग पार्टीज़ तो ऑर्गेनाइज कर ली, लेकिन उसकी वजह से बहुत मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो दोनों स्पाउस में से कोई ना कोई स्पाउस फील्स अ बिट एग्रीव्ड। तो वाइफ बोलती है अपने हस्बैंड को कि अरे तुम्हारे फ्रेंड्स ने तो घर पर बहुत गंद मचाया, तुम मेरी फ्रेंड्स को तो घर पे घुसने भी नहीं देते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स तो रात भर रुक के जाते हैं यहाँ पर, दिस इज़ नॉट गुड। तो एज अ सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो भी आपको पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करनी है आफ्टर मैरिज, आप घर पर मत करें, आप कहीं बाहर करें। आप चाहे 15 पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करें, लेकिन आप घर पर मत करें। अगर आप घर पर करते हैं, देखिए दोनों में से कोई ना कोई स्पाउस विल नॉट बी हैप्पी। एक ना एक स्पाउस को ज़रूर लगेगा कि अरे मेरे साथ तो गलत हुआ है, राइट। तो कोई ना कोई मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आपकी लाइफ में होगा अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह की हाउस वार्मिंग पार्टीज़ करते हैं घर पर। तो घर पर आपको पार्टी करनी है, अपने स्पाउस के साथ ही आप करें, बाकी लोगों के साथ आप बिल्कुल पार्टी करें, बट घर पर मत करें, कहीं भी बाहर करें डिपेंडिंग ऑन योर बजट, बट नॉट एट होम। रीज़न नंबर 7, गिव एंड टेक एटीट्यूड। तो स्पेशली नए कपल्स में, यंग कपल्स में इस तरह का एक कंपटीशन रहता है कि अच्छा गिव एंड टेक, जितना मैं करूँगा उतना मुझे मिलना चाहिए। तो अगर मैं हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो हस्बैंड दे थिंक दैट कि अच्छा मैंने अगर अपनी वाइफ को आज मेरी वाइफ ने मेरे लिए आज अगर मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया तो मैं भी उसे शाम में घुमाने नहीं लेके जाऊँगा, राइट। तो इस तरह गिव एंड टेक का रहता है। तो एज अ सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा, देखिए मैरिज इज़ ऑल अबाउट गिविंग, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग। अगर आप इस तरह एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर करने लगेंगे, फिर तो आपको एक्चुअली नोटबुक ही बनानी पड़ेगी कि अच्छा 5 एक्टिविटी मैंने करी, 5 एक्टिविटी मेरी वाइफ ने करी, तो वी आर इक्वल, राइट। एंड पूरे टाइम आपके दिमाग के घोड़े फिर दौड़ते रहेंगे, राइट। तो अगेन इस चीज़ में आप मत फंसें। देखिए आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो भी करना चाहते हैं एज अ गुड हस्बैंड आप करें। आप ये मत एक्सपेक्ट करते रहें कि अरे अच्छा मैंने अपनी वाइफ के लिए आज ये किया, उसकी तरफ से तो आज कुछ नहीं आ रहा है। देखिए आप दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत लंबे टाइम के लिए रहने वाले हैं, एटलीस्ट 50-60 और इवन 70-80 ईयर्स, आई होप सो, राइट। कि आप 80 ईयर्स के भी ऊपर आप दोनों हस्बैंड वाइफ रहें, राइट। तो एक बहुत लंबी लाइफ है आपकी, आप एक एक दिन को मत इवेल्युएट करने बैठें, वरना आप अपने दिमाग में पूरे टाइम यही सोचते रहेंगे कि अच्छा ये किया, ये नहीं किया। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक का रिलेशन नहीं है विद योर स्पाउस। एंड कुछ ही रिलेशंस में ऐसा होता है, एंड हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में डेफिनेटली इट्स नॉट अबाउट गिव एंड टेक। तो ये 7 कॉमन रीज़न मैंने डिस्कस किए विच आर वेरी कॉमन रीजन्स फॉर मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड साथ में ही मैंने आपको सॉल्यूशंस भी बताए। एंड इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करके आप इन मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स को ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं। तो इन प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस को आप ज़रूर फॉलो करें, एंड अपने फीडबैक को आप ज़रूर प्रोवाइड करें इन दी कमेंट सेक्शन। तो आई होप यू लाइक द कंटेंट इन दिस वीडियो, डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you very much for watching this video. See you in the next one.